सुबह की पहली किरण जैसे ही वज्रपुर के महल पर पड़ी, चंद्रोरूपा पहले से जाग चुकी थी। उनकी आंखों में आज एक अलग ही दृढ़ता थी। कल रात जो बात हुई थी, वह केवल एक विचार नहीं था, वह अब एक उद्देश्य बन चुकी थी। महल के भीतर तेजी से संदेश भेजे जा रहे थे। हर नगर, हर क्षेत्र, हर गांव तक एक ही आदेश पहुंचा। ऐसी स्त्रियां जिनका कोई सहारा नहीं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, जिनके पास खोने को कुछ नहीं, उन्हें वज्रपुर बुलाया जाए। कुछ ही दिनों में महल के बाहर का विशाल मैदान स्त्रियों से भरने लगा। वे अलग अलग जगहों से आई थीं। किसी की आंखों में दर्द था, किसी के चेहरे पर कठोरता, किसी में डर तो किसी में केवल शून्यता। चंद्रोरूपा ऊंचे मंच से उन्हें देख रही थी। उनका दिल भारी हो गया। ये सेना नहीं लग रही थी, ये तो जैसे टूटे हुए जीवनों का समुंदर था। एक स्त्री आगे बढ़ी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। मेरा परिवार युद्ध में मारा गया, उसने धीमे स्वर में कहा। दूसरी बोली, मुझे बेच दिया गया था। तीसरी, मुझे घर से निकाल दिया गया। हर कहानी एक दर्द थी, हर चेहरा एक घाव। चंद्रोरूपा की आंखें नम हो गईं। क्या मैं इन्हें सही दिशा दे रही हूं? उन्होंने मन ही मन सोचा। उसी समय सौरभ उनके पास आकर खड़ा हो गया। देख रही हो? उसने शांत स्वर में कहा। चंद्रोरूपा ने धीमे से सिर हिलाया। ये सेना नहीं है, ये दर्द है, सौरभ ने कहा। और यही दर्द सबसे बड़ी ताकत होता है। कुछ ही समय में प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले शारीरिक अभ्यास, दौड़, संतुलन और शरीर को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया, ये प्रशिक्षण अलग है। यहाँ तलवार कम और दिमाग ज्यादा सिखाया जा रहा था। सौरभ खुद उनके बीच आया। तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं है, उसने कहा, तुम्हें समझना है लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे टूटते हैं। स्त्रियां ध्यान से सुन रही थीं। एक तलवार सिर्फ शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द मन को तोड़ देते हैं। धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाने लगा कैसे बात करनी है, कैसे किसी को प्रभावित करना है, कैसे अपने भाव छुपाने हैं। कुछ ही दिनों में उनकी चाल बदलने लगी, उनकी नजरें बदलने लगी और उनके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। चंद्रोरूपा ये सब देख रही थी, लेकिन उनके भीतर एक सवाल अब भी था। एक रात वह सौरभ के पास आई। क्या हम सही कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। सौरभ ने उनकी ओर देखा। सही और गलत ये युद्ध तय करता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। चंद्रोरूपा चुप हो गईं। उन्होंने एक बार फिर उन स्त्रियों की ओर देखा, जो अब पहले जैसी नहीं रही थीं। उनके भीतर अब केवल दर्द नहीं था, अब वहां एक उद्देश्य था। सौरभ ने धीरे से कहा, जब ये तैयार होंगी तो साम्राज्य खुद झुकेंगे। दूर आकाश में बादल घिरने लगे थे और धरती पर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी, जो तलवार से नहीं, मन से युद्ध करेगी। रात का समय था। वज्रपुर के महल के पीछे फैले उस विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र में मशालें जल रही थीं और उन मशालों की रोशनी में एक नई सेना आकार ले रही थी। ये साधारण सेना नहीं थी, न ही ये केवल तलवार चलाना सीख रही थी। ये थी छाया की सेना। पिछले कई हफ्तों से इन स्त्रियों को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहले शरीर को मजबूत किया गया, दौड़, संतुलन, तेज प्रतिक्रिया। फिर हथियार, छोटे, हल्के, छिपाए जा सकने वाले। ऐसे हथियार जो खुले युद्ध के लिए नहीं, बल्कि नजदीकी और अचानक वार के लिए बनाए गए थे। उन्हें सिखाया गया कैसे बिना आवाज के चलना है, कैसे अंधेरे में देखना है, कैसे किसी को बिना शोर के काबू करना है। लेकिन सबसे कठिन प्रशिक्षण था मन का। सौरभ खुद उनके सामने खड़ा था। तलवार चलाना आसान है, उसने कहा, लेकिन अपने चेहरे को छुपाना, अपनी भावनाओं को दबाना और सामने वाले के मन को पढ़ना, यही असली युद्ध है। धीरे धीरे वे सीखने लगीं कैसे मुस्कुराना है जब भीतर गुस्सा हो, कैसे झुकना है जब मन विरोध करे, कैसे विश्वास जीतना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे सही समय का इंतजार करना है। चंद्रोरूपा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उन्हें अब समझ आ रहा था, ये सेना तलवार से नहीं, धैर्य और बुद्धि से लड़ेगी। कुछ दिनों बाद सौरभ, चंद्रोरूपा और आचार्य विष्णुगुप्त एक साथ खड़े थे। आचार्य ने नक्शे की ओर इशारा किया। जोशनगर, अहमनगढ़ के उत्तर में सबसे सजग, सबसे सतर्क और सबसे पहले हमला करने की क्षमता भी उसी में है। सौरभ ने धीमे स्वर में कहा, तो पहला कदम वहीं होगा। चंद्रोरूपा ने गहरी सांस ली। तुम वहां इन्हें भेजोगे? सौरभ ने सिर हिलाया। युद्ध शुरू होने से पहले
हमें उनके मन को तोड़ना होगा। कुछ ही समय बाद उन स्त्रियों में से चुनिंदा नाम सामने आए। सबके चेहरे अलग थे, लेकिन एक चीज समान थी, असाधारण आकर्षण और प्रभाव। सबसे आगे खड़ी थी निशा। उसकी आंखें गहरी और स्थिर थीं, जैसे वह बिना बोले ही बहुत कुछ कह सकती हो। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन प्रभावशाली सुंदरता। उसके साथ थी वैदेही। उसकी मुस्कान इतनी सहज थी कि कोई भी उस पर तुरंत भरोसा कर ले, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी समझ थी जो सब कुछ देख रही थी। तीसरी मृणाल। उसका चेहरा कोमल था, लेकिन उसके भाव पूरी तरह नियंत्रित, जैसे वह हर पल अपने आप पर नियंत्रण रख सकती हो। और उनके साथ कई अन्य स्त्रियां, जिनमें हर एक अपने आप में एक शक्ति थी। चंद्ररूपा ने उन्हें देखा। उन्हें अब समझ आ रहा था, ये केवल सुंदरता नहीं है, यह एक हथियार है जो बिना शोर के काम करता है। सौरभ उनके सामने आया। याद रखो, उसने कहा, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें दिखाई भी नहीं देना है, तुम केवल स्थिति बदलोगी। उन्होंने एक साथ सिर झुका दिया। जोश नगर जाओ, सौरभ ने आदेश दिया। वहां घुल जाओ, उनका विश्वास जीतो और सही समय पर हमें संकेत दो। रात के अंधेरे में वे सब निकल पईं, कोई नर्तकी बनकर, कोई व्यापारी परिवार की सदस्य बनकर, कोई दासी के रूप में। धीरे धीरे वे जोश नगर में प्रवेश करने लगीं और वहीं से एक नया युद्ध शुरू हुआ, जो तलवारों से नहीं, मनों के भीतर लड़ा जाने वाला था। दूर खड़ा सौरभ उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक शांत विश्वास। अब उसने धीमे से कहा, खेल शुरू होता है। जोश नगर अहमदनगर के उत्तर में बसा हुआ एक समृद्ध, संगठित और सतर्क राज्य। ऊंची दीवारें, मजबूत द्वार, हर कोने पर पहरेदार। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन जिस खतरे का उन्हें इंतजार था, वह तलवार लेकर नहीं आने वाला था। धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं से कुछ स्त्रियां उस नगर में प्रवेश कर रही थीं। कोई व्यापारी परिवार के साथ आए, कोई नृत्य दल के साथ, कोई अकेली सहारा ढूंढती हुई। और उन्हीं के बीच निशा, वैदेही और मृणाल। निशा अपनी मधुर आवाज और अद्भुत नृत्य के कारण कुछ ही दिनों में दरबार तक पहुंच गई। जब वह नृत्य करती तो पूरा सभागार उसकी ओर खींच जाता। उसकी आंखें, उसकी भावनाएं, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि राजा तक उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सका। वैदेही धीरे धीरे एक प्रभावशाली मंत्री के घर तक पहुंच गई। उसकी विनम्रता और सहज व्यवहार हर किसी का विश्वास जीत रहा था। कुछ ही समय में वह घर के भीतर की हर गतिविधि से परिचित हो चुकी थी। मृणाल महल की अंदरूनी व्यवस्था में शामिल हो गई, दासी के रूप में, लेकिन उसकी नजरें हर चीज पर थीं। कौन आता है, कौन जाता है, कौन किससे क्या कहता है, कोई भी बात उससे छिपी नहीं थी। धीरे धीरे खेल शुरू हुआ। पहले छोटी छोटी बातें। एक मंत्री के कान में, सुना है राजा आपसे खुश नहीं है। दूसरे के पास, कहते हैं कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। धीरे धीरे शक के बीज बोए गए। दरबार में जहां पहले विश्वास था, अब वहां संदेह फैलने लगा। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। राजा अपने ही लोगों पर नजर रखने लगा। फिर एक रात महल के भीतर एक चीख गूंजी। एक प्रमुख अधिकारी अपने कक्ष में मृत पाया गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, बस मृत्यु। पूरा महल हिल गया। ये कैसे हुआ, किसने किया? लेकिन कोई उत्तर नहीं था। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये काम किसी अंदर के व्यक्ति ने किया था। अब डर फैल चुका था। राजा ने सुरक्षा बढ़ा दी, हर जगह पहरे, हर व्यक्ति की जांच। लेकिन जितनी सुरक्षा बढ़ी, उतना ही डर भी बढ़ा। दरबार में अब कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। और यही सबसे बड़ा वार था। दूर वज्रपुर के महल में सौरभ खड़ा था। उसके सामने नक्शा फैला हुआ था। उसने धीरे से कहा, अब वे तलवार से नहीं, अपने ही डर से लड़ेंगे। चंद्ररूपा उसके पास खड़ी थी। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं हो रहा? उन्होंने पूछा। सौरभ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध हमेशा खतरनाक होता है, बस रूप बदल जाता है। उसने नक्शे पर जोशनगर की ओर देखा और धीमे से कहा, अब वे एक दूसरे पर शक करेंगे और खुद को ही खत्म करेंगे। जोशनगर अब बाहर से शांत था, लेकिन भीतर वह टूटना शुरू हो चुका था। और यह टूटन तलवार से नहीं, मन से हो रही थी। जोशनगर अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था,
दीवारें अब भी खड़ी थीं, पहरेदार अब भी तैनात थे, बाजार अब भी खुले थे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। दरबार में अब शांति नहीं थी। हर मंत्री दूसरे मंत्री को शक की नजर से देख रहा था। तुम ही ने करवाया है, एक ने क्रोध में कहा। सावधान रहो, दूसरा गुर्राया। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब विश्वास नहीं था, सिर्फ भय। पहली हत्या के बाद जांच शुरू हुई थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और फिर दूसरी हत्या, इस बार एक वरिष्ठ मंत्री अपने ही कक्ष में, गला कटा हुआ, बिना किसी संघर्ष के। अब शक और गहरा हो गया। यह अंदर का काम है, कोई हम में से ही गद्दार है। दरबार में अब खुले आरोप लगने लगे। तीसरी हत्या और भी भयानक थी। इस बार एक सेनापति जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, उसकी लाश महल के गलियारे में मिली। पूरा जोश नगर अब डर के साए में जी रहा था। सैनिक भी बंटने लगे थे, कुछ राजा के पक्ष में, कुछ मंत्रियों के, और कुछ किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। निशा अब दरबार का हिस्सा बन चुकी थी। उसका प्रभाव राजा तक पहुंच चुका था। वह जब भी बोलती, राजा ध्यान से सुनता। महाराज, उसने एक दिन धीमे स्वर में कहा, शायद खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहती हो? निशा ने नजरें झुका लीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, शायद वही सबसे बड़ा खतरा हो। राजा अब पूरी तरह टूटने लगा था। उधर वैदेही ने मंत्रियों के बीच आग लगा दी थी। राजा तुम्हें हटाना चाहता है, वह एक से कहती। तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। दूसरे से धीरे धीरे मंत्री आपस में ही भिड़ने लगे। मृणाल महल के भीतर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। किसे कहाँ भेजना है, किसे किससे मिलवाना है, हर चीज अब नियंत्रित हो रही थी। एक रात दरबार में अचानक हंगामा मच गया। एक मंत्री तलवार लेकर दूसरे पर टूट पड़ा। तुम गद्दार हो, वह चिल्लाया। दूसरे ने भी तलवार निकाल ली, और देखते ही देखते दरबार युद्ध का मैदान बन गया। राजा खड़ा रह गया, स्तब्ध। यह क्या हो रहा है? उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं था। दूर वज्रपुर में सौरभ खड़ा था, उसके सामने जोश नगर का नक्शा था। उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है। कालिंद, जगन और भीमर्थ उसके सामने खड़े थे। सेना तैयार रखो, संकेत मिलते ही हम आगे बढ़ेंगे। तीनों ने एक साथ सिर झुका दिया। जैसा आदेश। वापस जोश नगर। अब यह एक राज्य नहीं रहा था, यह एक टूटता हुआ घर था। सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे, मंत्री एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, और राजा अपने ही भय में डूब चुका था। निशा महल की ऊंचाई से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और एक छोटा सा संकेत दिया। दूर अंधेरे में एक मशाल जली। वज्रपुर तक संदेश पहुंच चुका था, और उसी क्षण इतिहास ने करवट ली। सौरभ ने अपनी तलवार उठाई। अब अंतिम वार होगा। जोश नगर अब गिरने वाला था। रात, एक ऐसी रात जिसमें अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। जोश नगर की ऊंची दीवारों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वह सन्नाटा शांत नहीं था। वह था तूफान से पहले की खामोशी। दूर अंधेरे में हजारों मशालें धीरे धीरे जलने लगीं, और उनके बीच खड़ा था सौरभ। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा शांत, लेकिन भीतर एक निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका था। सब तैयार हैं, महाराज, कालिंद्र ने झुककर कहा। सौरभ ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें सीधे जोश नगर की दीवारों पर टिक गईं। आज उसने धीमे स्वर में कहा, एक और साम्राज्य गिरेगा। अगले ही क्षण हाथ उठा और आदेश दिया गया, आक्रमण। धाम, पहला प्रहार दीवारों पर हुआ। भारी यंत्रों से दरवाजों को तोड़ा जाने लगा। ऊपर से तीर बरसने लगे, आग से भरे हुए तीर, जो रात के अंधेरे को चीरते हुए दीवारों पर गिर रहे थे। जोश नगर के सैनिक घबरा गए। हमले, दुश्मन अभी तक जो युद्ध भीतर था, अब बाहर भी आ चुका था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली हमला पहले ही शुरू हो चुका था। महल के भीतर निशा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई कोमलता नहीं थी, सिर्फ ठंडा निर्णय। समय आ गया है, उसने धीमे से कहा। मृणाल पहले ही पहरेदारों के पास पहुंच चुकी थी। वह सामान्य चाल में उनके पास गई। महल में बुलावा है, उसने कहा। जैसे ही वे मुड़े, एक तेज वार, और दोनों पहरेदार बिना आवाज के गिर पड़े। वैदेही दूसरे द्वार पर थी।
उसने धीरे से किवाड़ खोले और बाहर खड़ी सेना को संकेत दिया। द्वार अब खुल चुके थे। अंदर बौ कालिंद्र की गर्जना गूंजी और हजारों सैनिक जोश नगर के भीतर घुस पड़े। अब चारों ओर अराजकता थी, तलवारों की टकराहट, चीखें, आग। पूरा नगर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। दरबार के भीतर राजा खड़ा था, उसके चारों ओर कुछ बचे हुए मंत्री और सैनिक। ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। हम पहले ही टूट चुके थे। दरवाजे टूटे और भीतर प्रवेश किया। कालिंद्र, जगन और भीमर्थ ने। समर्पण करो, कालिंद्र ने कहा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। राजा ने चारों ओर देखा। उसका राज्य, उसकी शक्ति, उसका विश्वास, सब उससे छिन चुका था। उसकी नजर धीरे धीरे झुक गई। मैं हार मानता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसी समय सौरभ दरबार में प्रवेश करता है। उसकी चाल शांत थी, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को बदल रही थी। वह सीधे सिंहासन के सामने आकर रुका और राजा की ओर देखा। कुछ क्षण दोनों के बीच सन्नाटा रहा। तुमने युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान ली, सौरभ ने कहा। राजा की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें भीतर से तोड़ दिया। सौरभ ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से सिंहासन की ओर बढ़ा और उस पर बैठ गया। उस क्षण सब कुछ बदल गया। जोशनगर अब चंद्रनगर साम्राज्य का हिस्सा था। बाहर अब भी आग जल रही थी। कुछ लोग लड़ रहे थे, कुछ भाग रहे थे, लेकिन युद्ध खत्म हो चुका था, क्योंकि जीत तय हो चुकी थी। दूर महल की ऊंचाई पर निशा खड़ी थी। उसने नीचे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। यह उसका पहला मिशन था और वह सफल हो चुकी थी। सौरभ ने धीरे से कहा, एक और राज्य बिना युद्ध शुरू हुए ही खत्म हो गया। रात अभी बाकी थी, लेकिन इतिहास एक और बार बदल चुका था। सुबह, जोशनगर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में धुआं था, गलियों में सन्नाटा और लोगों की आंखों में डर। महल के सामने सैनिकों की कतारें लगी थीं। बीच में कुछ लोग घुटनों के बल बैठे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। ये थे जोशनगर के पुराने मंत्री और अधिकारी। मंत्री हरिदत्त, सेनाधिकारी रणविजय, कर अधिकारी लोकेश और कई अन्य जिन पर संदेह था भ्रष्टाचार और विश्वासघात का। ऊपर सीढ़ियों पर सौरभ खड़ा था, उसके साथ कालिंद्र, जगन, भीमर्थ और आचार्य विष्णुगुप्त। सौरभ ने नीचे देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, जो राज्य को भीतर से कमजोर करता है। उसने ठंडे स्वर में कहा, वह दुश्मन से भी बड़ा अपराधी होता है। मंत्री हरिदत्त कांपते हुए बोला, महाराज दया कीजिए, हमसे भूल हो गई। सौरभ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हाथ उठाया। समाप्त करो। अगले ही क्षण तलवारें चलीं और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। चंद्ररूपा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में पीड़ा थी। क्या यह जरूरी था? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सौरभ ने उनकी ओर देखा। डर राज्य को स्थिर करता है। आचार्य विष्णुगुप्त तुरंत बोले, नहीं महाराज। सभी की नजरें उनकी ओर गईं। डर राज्य को कुछ समय के लिए झुका सकता है, लेकिन स्थिर नहीं रख सकता। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो आचार्य आपका क्या सुझाव है? विष्णुगुप्त आगे बढ़े। व्यवस्था, नियम और न्याय। अगर जनता को लगे कि नया शासन बेहतर है, तो वे स्वयं झुकेंगे। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। सौरभ ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो अब व्यवस्था शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में जोशनगर बदलने लगा। नए अधिकारी नियुक्त किए गए। सैनिक प्रमुख कालिंद्र, प्रशासनिक प्रमुख जगन, आर्थिक व्यवस्था आचार्य विष्णुगुप्त। सड़कों की मरम्मत शुरू हुई। अनाज का वितरण व्यवस्थित किया गया। व्यापारियों को सुरक्षा दी गई। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा, लेकिन चंद्ररूपा के मन में अब भी एक सवाल था। रात के समय वह सौरभ के पास आई। हमने जीत तो हासिल कर ली, उन्होंने कहा, लेकिन क्या ये रास्ता सही है? सौरभ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सही और गलत यह इतिहास तय करता है। अगर हम जीत गए तो सब सही होगा, और अगर हार गए तो सब गलत। चंद्ररूपा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता अब भी थी, लेकिन साथ ही एक समझ भी। उसी समय महल के एक गुप्त कक्ष में निशा, वैदेही और मृणाल खड़ी थीं। सौरभ उनके सामने आया। तुमने जो किया वह असाधारण था। तीनों ने सिर झुका लिया। अब से तुम केवल सैनिक नहीं, मेरी गुप्त शक्ति हो। आगे भी ऐसे कई कार्य होंगे जहां तुम्हें छाया बनकर काम करना होगा।
निशा ने धीमे स्वर में कहा। हम तैयार हैं महाराज। सौरभ ने बाहर की ओर देखा, जहां जोशनगर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने धीरे से कहा, राज्य जीतना पहला कदम था, अब इसे साम्राज्य बनाना है, और उसी के साथ एक नई व्यवस्था, एक नया शासन और एक नया युग शुरू हो चुका था। जोशनगर की जीत के कुछ ही दिनों बाद पूरा साम्राज्य जैसे एक नई दिशा में बने लगा था। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। महल के भीतर एक विशाल सभा बुलाई गई थी, सिंहासन कक्ष, जहां अब केवल जोशनगर नहीं बल्कि पूरे चंद्रनगर साम्राज्य की धकन बसती थी। ऊंचे स्तंभ, दीवारों पर जलती मशालें, और बीच में सिंहासन पर बैठा सौरभ, उसके दाईं ओर महारानी चंद्ररूपा, बाईं ओर आचार्य विष्णुगुप्त, और उनके सामने खड़े थे नए सेनापति। इस बार चेहरे नए थे, ऊर्जा नई थी, और जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा भारी। सबसे आगे बढ़ा सेनापति रुद्रसेन, लंबा कद, कठोर चेहरे की रेखाएं और आंखों में अटूट आत्मविश्वास। महाराज, उसने झुककर कहा, आपका आदेश मिला था। उत्तर पश्चिम के 3 राज्यों ने बिना युद्ध के समर्पण कर दिया है। सौरभ ने हल्का सिर हिलाया। डर सबसे तेज हथियार होता है। उसके बगल में आगे बढ़ा सेनापति वीरभद्र, उसकी आवाज भारी थी और चेहरे पर कई पुराने घावों के निशान। महाराज, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह उठ रहा है। छोटे छोटे गुट जो हमारे खिलाफ लोगों को भटका रहे हैं। सौरभ की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। उन्हें खत्म कर दो, जज से। वीरभद्र ने सिर झुका दिया। जैसा आदेश। तीसरा सेनापति धीरे धीरे आगे बढ़ा, सेनापति आर्यमित्र। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी। महाराज, पूर्वी क्षेत्रों में लोग खुद हमारे अधीन आना चाहते हैं। वे हमारे विकास और व्यवस्था से प्रभावित हैं और युद्ध नहीं चाहते। आचार्य विष्णुगुप्त मुस्कुराए, यही असली विजय है, जब लोग स्वयं झुकें। सौरभ सिंहासन से उठा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में शक्ति थी। वह सभा के बीचों बीच आकर रुका और सभी सेनापतियों की ओर देखा। अब तक हमने राज्य जीते हैं, लेकिन अब हमें साम्राज्य बनाना है। पूरा कक्ष उसकी आवाज से गूंज उठा। तुम सबको 4 महीने दिए जाते हैं। इन 4 महीनों में पूरा चंद्रनगर साम्राज्य अंदर से इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि कोई भी विद्रोह जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए। तीनों सेनापति एक साथ झुके। जैसा आदेश महाराज। उसी समय दरबार के द्वार खुले। एक दूत अंदर आया, थका हुआ, धूल से भरा हुआ। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, दूर पश्चिम से एक संदेश आया है। सौरभ ने उसे संकेत दिया। कहो, दूत ने कांपते हुए कहा। सूर्यगढ़ साम्राज्य, उन्होंने हमारी सभी गतिविधियों पर नजर रखी है और उन्होंने कहा है, अगर चंद्रनगर ने अपने विस्तार को नहीं रोका तो वे युद्ध करेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सूर्यगढ़, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अनुभवी योद्धाओं की आंखें भी गंभीर हो जाती थीं। चंद्ररूपा ने सौरभ की ओर देखा। यह आसान नहीं होगा। सौरभ कुछ पल चुप रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा है, अब सही चुनौती सामने आई है, उसने धीरे से कहा। अहमनगढ़ सिर्फ शुरुआत था। उसकी नजरें अब दूर क्षितिज की ओर थीं, जहां एक नया तूफान उठ रहा था, और इस बार ये युद्ध साम्राज्य से साम्राज्य का होगा। महल के बाहर हवा तेज चलने लगी, जैसे आने वाले समय की आहट दे रही हो, और उस आहट में एक ही संदेश छिपा था। अब असली खेल शुरू हुआ है। आकाश असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक तूफान आकार ले रहा था। चंद्रनगर साम्राज्य अब केवल एक राज्य नहीं रहा था, यह एक शक्ति बन चुका था। एक उभरता हुआ साम्राज्य जिसकी गूंज अब दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी, और उसी गूंज ने एक और साम्राज्य को जगा दिया था। सूर्यगढ़, एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। सूर्यगढ़ के विशाल महल में सिंहासन पर बैठा था महाराज सूर्यवीर। तेजस्वी चेहरा, आंखों में आग और व्यक्तित्व में अडिग आत्मविश्वास। उसके सामने उसके सेनापति खड़े थे। सेनापति भानुसेन, रणधीर, प्रचंड, सभी के चेहरे गंभीर थे। तो यह वही सौरभ है, सूर्यवीर ने धीमे स्वर में कहा, जिसने कुछ ही महीनों में पूरा अहमनगढ़ निगल लिया। सेनापति भानुसेन आगे बढ़ा। महाराज, उसकी रणनीति साधारण नहीं है। वह युद्ध मैदान में जीतने से पहले मन में जीत जाता है। सूर्यवीर मुस्कुराया। अच्छा है, तो इस बार हम उसे सीधे युद्ध में हराएंगे। उसने सिंहासन से उठकर कहा।
सेना तैयार करो, मैं देखना चाहता हूँ वह कितना शक्तिशाली है। उधर चंद्रनगर महल के भीतर एक विशाल कक्ष में नक्शे फैलाए हुए थे। सौरभ, आचार्य विष्णुगुप्त और सभी सेनापति एकत्रित थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल नक्शा था जिस पर पूरे साम्राज्य की सीमाएं अंकित थीं। सूर्यगढ़, आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा शत्रु है। सौरभ की नजर नक्शे पर टिकी थी। सीधा युद्ध हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमें उन्हें कमजोर करना होगा, अंदर से और बाहर से। सेनापति रुद्रसेन आगे बढ़ा। महाराज, हम सीमा पर अपनी सेना तैनात कर चुके हैं। वीरभद्र बोला, अगर वे हमला करते हैं तो हम तैयार हैं। लेकिन आर्यमित्र ने धीरे से कहा, महाराज, वे सीधे हमला नहीं करेंगे, वे हमें परखेंगे। तभी एक और सेनापति आगे आया, ध्रुवकेतु। उसकी आंखों में तेज था। हमें भी उन्हें परखना होगा, छोटे छोटे हमले, उनकी कमजोरियां जानने के लिए। सौरभ ने उसकी ओर देखा। ठीक कहा, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। दूसरी ओर सेनापति महाबल ने भारी आवाज में कहा, महाराज, अगर सीधा युद्ध हुआ तो मैं उनकी सेना को कुचल दूंगा। सौरभ हल्का मुस्कुराया, ताकत जरूरी है लेकिन समय पर। तभी सेनापति सत्यजित आगे बढ़ा, महाराज, हमारी घुड़सवार सेना तैयार है तेज आक्रमण के लिए। सौरभ ने सिर हिलाया, तुम्हें पहला अवसर मिलेगा। चंद्रोरूपा कक्ष के एक ओर खड़ी थी। उनकी आंखें हर बात को ध्यान से सुन रही थीं। और स्त्री सेना, उन्होंने पूछा। सौरभ ने उनकी ओर देखा, तुम्हारा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हें उनकी जानकारी लानी होगी, उनकी कमजोरी, उनका डर। चंद्रोरूपा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में पूरे साम्राज्य में हलचल बढ़ गई। लोहार दिन रात हथियार बना रहे थे, सैनिक मैदानों में अभ्यास कर रहे थे, घोड़े दौड़ाए जा रहे थे और दूर रेल की पटरियों पर धीरे धीरे चलती ट्रेनें सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थीं। पूरा साम्राज्य युद्ध के लिए सांस ले रहा था। और फिर एक दिन सीमा से एक दूत आया। वह थका हुआ था, घायल था, लेकिन उसकी आवाज में भय साफ था। महाराज, सूर्यगढ़ की सेना सीमा पार कर चुकी है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सौरभ धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो युद्ध से पहले होती है। तो समय आ गया है। उसने अपने सभी सेनापतियों की ओर देखा। अब इतिहास लिखा जाएगा। बाहर आकाश में बादल गरजने लगे, हवा तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध की गवाह बनने को तैयार हो। और उसी क्षण दो साम्राज्य एक दूसरे की ओर बढ़ चुके थे। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था साम्राज्य बनाम साम्राज्य। भोर से ठीक पहले का समय। आकाश धूसर था, हवा भारी थी और धरती जैसे किसी अनदेखे भय से कांप रही थी। सीमा रेखा के उस पार सूर्यगढ़ की सेना खड़ी थी। हजारों सैनिक लोहे की कवच में जके हुए, घोड़े बेकाबू सांसें ले रहे थे और विशाल ध्वज हवा में लहरा रहे थे। सबसे आगे खड़ा था सेनापति भानुसेन। उसकी आंखें ठंडी थीं, चेहरे पर युद्ध का वर्षों का अनुभव साफ झलक रहा था। आज उसने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, हम उन्हें दिखाएंगे सूर्यगढ़ का अर्थ क्या होता है। उधर चंद्रनगर की सेना भी तैयार खड़ी थी। धूल उड़ रही थी, घोड़े जमीन खुरच रहे थे, सैनिक अपनी तलवारों को कसकर पके हुए थे। सबसे आगे सेनापति रुद्रसेन, उसके पीछे सत्यजित, ध्रुवकेतु, महाबल और हजारों सैनिक। कुछ क्षण दोनों सेनाओं के बीच सन्नाटा रहा। फिर एक नगाड़ा गूंजा और उसी के साथ सब कुछ टूट गया। आक्रमण, दोनों ओर से सैनिक दौड़े, धरती कांप उठी। पहली टक्कर इतनी भयानक थी कि कई सैनिक बिना समझे ही गिर पड़े। तलवारें टकराईं, ढालें टूटीं और खून की पहली धार धरती पर बह निकली। रुद्रसेन सीधे भानुसेन से भिड़ गया। दोनों की तलवारें इतनी तेजी से चल रही थीं कि आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही थीं। तुम्हारा अंत यही होगा, भानुसेन गरजा, पहले खुद को बचा लो, रुद्रसेन ने वार करते हुए कहा। उधर सत्यजित अपनी घुड़सवार सेना के साथ तेज गति से दाएं मोर्चे पर हमला कर रहा था। वे आते, वार करते और तुरंत पीछे हट जाते। सूर्यगढ़ के सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि वार कहां से हो रहा है। ध्रुवकेतु ऊंचे स्थान से सब देख रहा था। अब उसने संकेत दिया। अचानक आकाश से गुब्बारे दिखाई देने लगे, उनसे अग्नि गोले गिरने लगे। धाम धाम, जहां गिरते वहां आग की लपटें उठतीं और सैनिक चीखते हुए जलने लगते।
युद्ध अब और भी भयानक हो चुका था। महाबल अपनी भारी सेना के साथ सीधे बीच में घुसा। उसका हर वार एक सैनिक को दो टुकड़ों में बांट रहा था। कोई नहीं बचेगा, वह गर्जा। चारों ओर चीखें, खून और मौत का नृत्य। लेकिन तभी भानुसेन ने जोर से चिल्लाया। अब अचानक सूर्यगढ़ की पीछे छिपी सेना सामने आ गई। हजारों नए सैनिक ताजा ताकत के साथ सीधे चंद्रनगर की सेना पर टूट पड़े। सत्यजित की सेना घिर गई। ध्रुवकेतु चौंक गया। यह जाल था। अब संतुलन बदल चुका था। सूर्यगढ़ की सेना धीरे धीरे बने लगी। रुद्रसेन के कंधे पर एक गहरा वार लगा। वह लखा गया, लेकिन गिरा नहीं। पीछे हटो, उसने चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर चंद्रनगर के सैनिक गिर रहे थे। सत्यजित घोड़े से गिर पड़ा, खून में लथपथ। महाबल अब भी लड़ रहा था, लेकिन उसके चारों ओर दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। ध्रुवकेतु समझ चुका था, हमें पीछे हटना होगा। उसने तुरंत संकेत दिया। धीरे धीरे चंद्रनगर की सेना पीछे हटने लगी। सूर्यगढ़ की सेना विजय के नारे लगाने लगी। लेकिन यह अंत नहीं था। दूर एक ऊंचाई पर सौरभ खड़ा था। उसने पूरा युद्ध देखा, हर चाल, हर गलती, हर नुकसान। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर एक तूफान उठ चुका था। तो उसने धीमे से कहा, वे सच में मजबूत हैं। उसने मुट्ठी कस ली। अच्छा है, अब असली खेल शुरू होगा। पीछे आकाश में धुआं उठ रहा था। धरती पर लाशें बिछी थीं और हवा में खून की गंध घुल चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यह युद्ध वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह महायुद्ध था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन युद्धभूमि पर अभी भी सूरज डूबा नहीं था, क्योंकि धरती पर फैला हुआ खून लाल आभा बनकर चमक रहा था। टूटी हुई तलवारें, बिखरी हुई ढालें और हर तरफ लाशें। कराहते हुए घायल सैनिक मदद के लिए पुकार रहे थे। पानी, मुझे बचा लो। लेकिन अब वहां कोई सुनने वाला नहीं था। दूर एक चट्टान पर सौरभ खड़ा था। उसकी नजरें पूरी युद्धभूमि पर फैली थीं। हर लाश, हर घाव, हर चीख उसकी आंखों में उतर रही थी। पीछे से आचार्य विष्णुगुप्त आए। कुछ पल वे भी चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, युद्ध हमेशा यही देता है। सौरभ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थीं। मैं हार गया, उसने धीरे से कहा। आचार्य ने उसकी ओर देखा। नहीं, तुमने सीखा है। उसी समय दो सैनिक किसी को उठाकर ला रहे थे। वह था सेनापति रुद्रसेन। उसका शरीर खून से लथपथ था, कंधे पर गहरा घाव, सांसें टूटती हुई। महाराज, उसने कमजोर आवाज में कहा, हम हार गए। सौरभ तुरंत उसके पास बैठ गया। नहीं, उसने कहा, तुमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। रुद्रसेन हल्का सा मुस्कुराया। अगली बार उन्हें मत छोड़ना। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सौरभ का दिल जैसे थम गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। सत्यजित कहाँ है? सौरभ ने अचानक पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक सैनिक आगे बढ़ा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। महाराज, सेनापति सत्यजित अब नहीं रहे। कुछ पल के लिए समय रुक गया। सौरभ की आंखों में पहली बार दर्द साफ दिखाई दिया। उसने आकाश की ओर देखा। कितनों को और खोना पड़ेगा। उधर महल में चंद्ररूपा खड़ी थी। उन्हें अभी अभी खबर मिली थी। इतने सारे सैनिक, उनकी आवाज कांप रही थी। इतनी मौत, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये सब सही था? उन्होंने खुद से पूछा। उसी समय सौरभ अंदर आया। चंद्ररूपा ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे उसके पास आ गईं। क्यों? उन्होंने पूछा। क्यों इतना खून? सौरभ चुप रहा। तुमने कहा था हम जीतेंगे, लेकिन यह। उनकी आवाज टूट गई। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर सौरभ ने धीरे से कहा, मैंने गलती की। चंद्ररूपा चौंक गई। मैंने उन्हें कम आंका। मैंने सोचा हम आसानी से जीत जाएंगे। उसकी आवाज में अब पहली बार स्वीकारोक्ति थी। लेकिन अब उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं होगा। रात गहराने लगी। महल के एक गुप्त कक्ष में सौरभ, आचार्य और कुछ चुने हुए लोग बैठे थे। सौरभ ने धीरे से कहा, अब सीधा युद्ध नहीं होगा। अब हम उनके नियमों पर नहीं खेलेंगे। आचार्य विष्णुगुप्त की आंखों में चमक आई। तो आखिरकार तुम समझ गए। सौरभ ने सिर उठाया। अब समय है उन्हें भीतर से तोड़ने का। दरवाजे खुले और अंदर आईं निशा, वैदेही और मृणाल। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास।
तुम्हारा अगला मिशन, सौरभ ने कहा। सूर्यगर, तीनों ने एक साथ सिर झुका दिया। इस बार तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं लानी है, तुम्हें उनका दिल तोड़ना है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सौरभ की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। अब उनकी बारी है डरने की। बाहर आकाश में बादल गरजने लगे। हवा तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि अब जो होने वाला है वह युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अब तलवार नहीं, दिमाग लेने वाला था।